हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारी बुक का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। अब इस चैप्टर का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि अपन अपनी कार से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अपन अपनी कार से कहीं जा रहे हैं। अब देखो, ड्राइंग्स तो बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये कार है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये कार है। अब कार का अगर टायर पंचर हो जाता है, कार का क्या हो गया, टायर हो गया पंचर, ठीक है। अब जो स्टेपनी है वो रखी हुई है पीछे, ठीक है, स्टेपनी रखी हुई है पीछे। तो अब आपको स्टेपनी निकाल के इस टायर की जगह पर लगानी होगी, ठीक है। अब स्टेपनी लगाने के लिए जो यहां पर जिस चीज की आवश्यकता होगी आपको, वो क्या होगा पता है? स्टेपनी आपने यहां से निकाला और आप यहां लेके आए। अब आपको इसके नट खोलने हैं और फिर इसके ये जो टायर है, ये जो स्टेपनी है, इसको यहां पर उठाकर कसना है, तो ही तो आप गाड़ी चला पाओगे, है ना। तो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? टूल्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? टूल्स की। हिंदी में अपन इसको बोल देते हैं औजार या पाने, पेंचेस वगैरह, इस सबको अपन टूल्स बोलते हैं। तो यहां पर इस क्रिटिकल सिचुएशन में आपकी मदद किसने करी? आपकी मदद करी किसने? टूल्स ने, ठीक है, आपकी मदद करी टूल्स ने। आपकी रुकी हुई गाड़ी को दोबारा से चला दिया, किसकी मदद से? टूल्स की मदद से, ठीक है। तो यहां पर हमारे ये जो अकाउंटिंग रेशियो है ना, ये जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? टूल्स। अकाउंटिंग रेशियो इज अ टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम एनालाइज कर रहे हैं उस समय हमारी जो मदद करता है वो कौन होता है? अकाउंटिंग रेशियो होता है। इस नाम का मैं मतलब आपको दोबारा बताता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम डीप में देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, हम प्रॉपरली उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए जिस टूल की हमको आवश्यकता पड़ती है, जिस औजार की हमको आवश्यकता पड़ती है, उसमें से एक होता है अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, लास्ट चैप्टर की जो बातें हैं मैं आपको दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालाइज करने जाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे। एनालाइज का मतलब क्या होता है? डीप स्टडी। किसी भी चीज की डीप स्टडी करना मतलब आप क्या कर रहे हो? आप उस समय उस चीज को एनालाइज कर रहे हो। तो यहां पर अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हो, तो एनालाइज करने के लिए भगवान की कृपा से आपके पास जो है 4 टूल्स हैं। कौन कौन से वो टूल्स हैं? एक है कंपैरेटिव, ठीक है, एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा टूल हो जाएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। कौन सा हो जाएगा? दोबारा बोलो, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग रेशियो। तीसरा हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग रेशियो। और चौथा जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 4 टूल्स हैं आपके पास, ये 4 औजार है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अब इस चैप्टर के अंदर नाम में समझ में आ रहा है अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, रेशियो चैप्टर तो अपन पहले भी देख चुके हैं यार। रेशियो चैप्टर बचपन में नहीं पढ़ा क्या? बचपन में पढ़ा है ना अपन ने, 8-9 क्लास में। जो 9th क्लास में तो नहीं था, 8-7 क्लास से आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। तो रेशियो मतलब क्या? जनरली कोई 2 टर्म होते हैं, ठीक है, जनरली कोई 2 टर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 2:3, ठीक है। तो यहां पे 2 टर्म है और अपन उसको क्या कर रहे हैं? अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब मान लो मेरी फर्स्ट ईयर की सेल 2 लाख थी, सेकेंड ईयर की सेल जो है वो 3 लाख है। तो इस तरीके से आप जब कंपेरिजन करोगे, आप बोल सकते हो कि हाँ, वो अकाउंटिंग रेशियो है, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग रेशियो के अंदर कितने टाइप के रेशियोज हमको पढ़ने को मिलेंगे, चैप्टर के अंदर क्या है वो अपन देखेंगे, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, हम एनालिसिस कर रहे हैं किसकी मदद से? हम मदद कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं किसकी मदद से? रेशियो की मदद से, ठीक है। चलो देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं आपको बताता हूं लक्ष्य, ठीक है। किसी भी चीज को पढ़ने का लक्ष्य होता है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य, लिमिटेशन, कमियां
एनालिसिस यूजिंग अकाउंटिंग रेशियो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं उस समय जब हम एनालिसिस के लिए जिस टूल का यूज करेंगे अकाउंटिंग रेशियो का, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या है और इसकी कमियां क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो कॉमनली यूज्ड, जो अलग अलग टाइप के कॉमनली जो रेशियो यूज्ड किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, उसको भी हम देखेंगे। और यार चैप्टर का नाम ही वही है तो वही देखेंगे ना, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट वेरियस रेशियो टू असेस सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि पेइंग कैपेसिटी, मतलब हम अपनी डेब्ट को, जो हमारी उधारी है, हम कितने अच्छे से उसको पे कर पा रहे हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं सॉल्वेंसी, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब हमारे पास कितना कैश जो है अवेलेबल है, हम कितनी जल्दी कितना कैश जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद एफिशिएंसी मतलब हम कितने अच्छे से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। और फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इतना सब कुछ अकाउंटिंग रेशियो से, हाँ पॉसिबल है। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ने के बाद इतनी सारी चीजें आपको पता चल जाएगी अपने फर्म के बारे में। आप ये पता लगा सकते हो कि हमें कितनी डेब्ट देनी है, हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लिक्विडिटी, हमारे पास कितना लिक्विड एसेट्स वगैरह है। एफिशिएंसी, हमारी फर्म की एफिशिएंसी कितनी है। और फाइनली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। यही तो रेशियो बनेंगे आगे जाके, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एफिशिएंसी का तो चलो रेशियो नहीं है, बाद में बताता हूं मैं आपको, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओके। तो सॉल्वेंसी का कोई रेशियो नहीं है, ओके। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। पहले अपन थोड़ा ये देख लें, ये ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन वगैरह, मतलब पढ़ना क्यों है, पहले ये तो देख लें, फिर अपन पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरप्रेट द वेरियस रेशियो कैलकुलेटेड फॉर इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है। यहां पर इंट्राफर्म और इंटरफर्म मतलब कि दो तरीकों से आप कंपैरिजन कर सकते हो। एक तो ये तरीका होता है कि आप दो फर्म के रेशियो को, दो फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करो। मतलब मेरी कंपनी थी, मैंने सोचा कि यार जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं उठाता हूं और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं उठाता हूं और उन दोनों को कंपेयर करता हूं, देखता हूं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो जब हम दो फर्म के रिकॉर्ड्स को आपस में कंपेयर करें, दो फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करें, तो उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ध्यान देना, यहां पर ये वर्ड्स कंफ्यूज कर जाते हैं बाद में। इंटर फर्म मतलब क्या कि जब हम क्या करें, जब हम दो फर्म, एक तो फर्म 1 और दूसरा फर्म 2, ठीक है, दूसरा फर्म 2, जब हम दो फर्म्स के रिकॉर्ड्स को, दो फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, उस कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, इंटर फर्म, ठीक है। उस कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे, इंटर फर्म। अच्छा, अपने स्कूल्स में नहीं होता था इंटर स्कूल कंपटीशन, इसका मतलब क्या होता था कि दो अलग अलग स्कूल है, ठीक है, दो अलग अलग स्कूल है और फिर हम उनमें जो है फुटबॉल का मैच या उसमें बास्केटबॉल का मैच या जो भी आपका क्रिकेट का मैच हम करा रहे हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन है ना, वैसे इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात आती है, अपने स्कूल के अंदर जो है हाउसेस होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, मेरा ग्रीन था, तो यहां पर आपका भी होगा कुछ ना कुछ। तो जब हम स्कूल के अंदर विद इन द स्कूल कंपटीशन करवाते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन, ठीक है। तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन, क्लियर है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो अब हम यहाँ पे स्कूल तो खेल नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, हम यहाँ पे फर्म खेल रहे हैं। तो जब हम फर्म के विद इन द फर्म अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, जब हम इन सब में कंपैरिजन करते हैं या ब्रांच 1 ब्रांच 2 इन सब में कंपैरिजन करते हैं विद इन द सेम बिजनेस, एक ही बिजनेस है, ठीक है, अलग अलग बिजनेस नहीं है, अलग अलग फर्म नहीं है, एक ही फर्म के अंदर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उसको बोल देते हैं इंट्रा फर्म, ठीक है। तो यहां पर कंपैरिजन हम दो कंपनीज के बीच में, मतलब फर्म 1 फर्म 2 के बीच में भी कर सकते हैं, और इंट्रा फर्म मतलब विद इन द फर्म, ठीक है, विद इन द फर्म, सेम फर्म है, फर्म सेम है, ठीक है,
इसके लिए आप एग्जाम्पल मान के चल सकते हो कि जब हम स्कूल के अंदर रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउसेस के बीच में कंपटीशन कराते हैं, हम उसको बोल देते हैं इंट्रा फॉर्म। ठीक है, जब हम दो स्कूल को, अपना एक स्कूल है एक दुश्मन स्कूल है, सामने वाले बच्चों को हराना है, तो यहां पर जब दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, इंटर स्कूल या इंटर फॉर्म कंपटीशन। इंटर स्कूल मत लिख के आ जाना, बहुत पिटोगे। ठीक है, इंटर फॉर्म क्या बोलोगे, इंटर फॉर्म। तो चलो अब देख लेते हैं आगे। तो यहां पे ये वर्ड आया क्यों था, चलो देखते हैं। यहां पर इंटरप्रेट द वेरियस रेशियोज कैलकुलेटेड फॉर इंट्रा फॉर्म एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन। तो कुछ रेशियो ऐसे भी हैं जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है इंटर फॉर्म या इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन कर पाए। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस एंटरप्राइज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, मतलब हम क्यों बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम क्यों बना रहे हैं बैलेंस शीट, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दीज प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस एंटरप्राइज। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं इसकी वजह से हमें क्या मिलती है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसको जरूरत है भाई, डिसीजन मेकर को जरूरत है। किसको जरूरत है, डिसीजन मेकर को जरूरत है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाला है, उसको इन सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगी। और इसको अगर ढंग से एनालाइज करना है तो हमें कौन मदद करेगा, हमें हमारे टूल्स मदद करेंगे। ठीक है, एंड वन ऑफ द टूल इज अकाउंटिंग रेशियो। तो एज स्टेटेड अर्लियर, अकाउंटिंग रेशियो आर एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक औजार है, एक टूल है। ठीक है, टूल है किस बात का, टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और रेशियो क्या होता है, और रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर। पहले ही कहा था, मैथ्स में पढ़ चुके हैं अपन 8-9 क्लास की। तो और रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर कैलकुलेटेड एज अ रेफरेंस to a relationship of two or more number and can be expressed as a fraction। हम इसको फ्रैक्शन के तौर पे भी बता सकते हैं, हम इसको प्रोपोर्शन के तौर पे भी बता सकते हैं, हम इसको परसेंट के तौर पे भी बता सकते हैं, और हम इसको नंबर ऑफ टाइम्स के तौर पे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ रेशियो ऐसे आते हैं जिनका रिजल्ट जो है वो हमें किस फ्रैक्शन के बेसिस पे मिलता है, मतलब ऐसा मिल जाएगा 2/3 इस टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, कुछ यहां पर रेशियो का रिजल्ट कैसा मिलता है, कुछ रेशियो का रिजल्ट इस तरीके से मिलता है 2:3। ठीक है, और कुछ का रिजल्ट हमें परसेंट के बेसिस पे मिलता है, मतलब 2/3। तो यहां पे ये जो है 66.67% नजर आ रहा है। ठीक है, तो 2/3 × 100 अगर आप करोगे, ये कैसे आया, अरे रुक जाओ थोड़ा सा, तो रुको बताते हैं। 2/3 अगर इंटू 100 करोगे आप परसेंट के बेसिस पे जब आप रेशियो निकालोगे, तो उस केस में यहां पर आपको रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आगे चल के अपन देखेंगे कि कुछ रेशियो के आंसर्स जो हैं वो परसेंट में भी आ सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि इस साल की जो सेल्स थी वो थी 2 लाख। ठीक है, वो थी 2 लाख, और नेक्स्ट ईयर की जो सेल्स हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की जो हम सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम कितनी, 8 लाख। कितनी, 8 लाख। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को कंपेयर करो, तो आप क्या बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर की जो सेल्स होने वाली है, नेक्स्ट ईयर की जो सेल्स होने वाली है वो कितनी होने वाली है, वो होने वाली है 8 लाख। ठीक है, और पिछले साल की कितनी सेल्स थी भाई, 2 लाख। तो यहां पे नेक्स्ट ईयर की सेल्स हमको कितनी देखने को मिल रही है, 4 टाइम्स देखने को मिल रही है। कितनी देखने को मिल रही है, 4 टाइम्स देखने को मिल रही है। तो टाइम्स का हिसाब कुछ ऐसा होता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कुछ भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो एक चीज आप देखोगे कि फ्रैक्शन हो तो भी वहां पे 2 चीजों या 2 से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल होगा, प्रोपोर्शन हो तो भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल होगा, परसेंट हो तो भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल होगा। परसेंट के बेसिस में वैसे 2 का ही होता है, नंबर ऑफ टाइम्स में भी ऐसा ही होगा। तो व्हेन द नंबर इज कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग टू 2 अकाउंटिंग नंबर। ठीक है, जब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, व्हेन द नंबर इज कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग 2 अकाउंटिंग नंबर डेराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये दोनों नंबर, ये जो मैंने नंबर ले लिए 2 और 3, ये जो मैंने नंबर ले लिया 2 और 3, ये कहां से आया, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया, कहां से आया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मान लो मैंने बैलेंस शीट से ये नंबर उठा लिया, या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये नंबर उठा लिया, तो हम इसको क्या कह देंगे, इट इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग रेशियो। दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से सुनना। मैंने बोला फॉर एग्जांपल 40/50,
ठीक है 40/50, तो ये तो केवल रेशियो होगा, केवल ये क्या होगा, रेशो होगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे बोल दिया कि पिछले साल की सेल्स, मैं कहां से उठा रहा हूं ये इंफॉर्मेशन, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। पिछले साल की सेल्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पिछले साल की सेल्स 40 लाख है, ठीक है। मतलब मैंने यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने क्या करा, मैं अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोला और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के मैं अब बात कर रहा हूं कि 40 लाख पिछले साल सेल्स हुई थी, 50 लाख इस साल सेल्स हुई है। तो यहां पे मैं एक रेशियो बना रहा हूं, और अगर ये रेशियो ठीक है, अगर ये रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजों को इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है तो हम इसको बोल देते हैं अकाउंटिंग रेशियो। हम इसको क्या बोल देंगे, अकाउंटिंग रेशियो। क्लियर है, बहुत सारे रेशियो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो के बीच में फर्क क्लियर होना चाहिए। जब हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करा और फिर रेशियो एस्टेब्लिश करा, दैट इज एन अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। लक्ष्य इसका क्या है, तो इसका लक्ष्य क्या होगा वो अपन देखते हैं। क्यों कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट रिवील्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने पढ़ा, एनालाइज करा, तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला कि हमने ग्रोथ करी कि नहीं करी, कि क्या करा, ये सारी चीजें हमें कहां से देखने को मिल सकती हैं, ये सारी चीजें हमें रेशियो एनालिसिस से देखने को मिल सकती है। इट प्रोवाइड यूजर्स कौन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, डेटर, ये सब यूजर है। तो इट प्रोवाइड्स यूजर, या अपन बोल सकते हैं डिसीजन मेकर, है ना, हमारी कंपनी से रिलेटेड जो डिसीजन लेने वाला है। इट प्रोवाइड यूजर्स विद क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो यहां पर डिसीजन मेकर को बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड पॉइंट आउट द एरियाज विच रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन। और यहां पे जो हमारे डिसीजन मेकर होंगे उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी कि हाँ याला एरिया ऐसा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये हमारे फर्म को ले डूबेगा, ठीक है। इस तरीके से वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं। तो रेशियो एनालिसिस का हमको फायदा क्या मिला, ठीक है। फायदा तो चलो छोड़ो, लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य, ठीक है। हिंदी बहुत पहले छोड़ चुका हूं यार मैं, तो ध्यान मत देना, ठीक है। टू नो द एरियाज ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि बिजनेस का ऐसा कौन कौन सा एरिया है जहां पर ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, कि तुरंत अब भी इसको सुधारा जाए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारी फर्म जो है खराब कंडीशन पर आ जाएगी। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इंप्रूव्ड विथ द एफर्ट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारे फर्म के ऐसे कौन कौन से पोटेंशियल एरिया है, अच्छे एरिया है, जहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। यह भी हमें रेशियो एनालिसिस की मदद से पता चल जाएगा। टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी। हमें यहां क्या पता चल जाएगा, हम यहां पर डीप एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, एफिशिएंसी कितनी है ना। अपन अभी मीनिंग देख चुके हैं, मैं दोबारा चलो बता देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश वगैरह का अवेलेबिलिटी होना, लिक्विड एसेट का सॉल्वेंसी मतलब कि यहां पर आपकी डेट पेइंग कैपेसिटी, आप उधार कितना कब कैसे पे कर सकते हो, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो हम देखते हैं कि यार हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उसमें एक कॉम्पिटिटर ऐसा है जो बहुत ही अच्छी सक्सेस अचीव कर रहा है, तो हमने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाया और हमने अपने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाया और हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि यार उसने इतनी की सेल्स करी है, 10 लाख की सेल्स करी है, तो उसका 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 50% वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो हमने इसको अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि अगर हम भी अगर 20 लाख की सेल्स करते तो हमारा भी लगभग 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से समझना, वो स्टैंडर्ड बनाया, उसके अगेंस्ट में हमने अपनी परफॉर्मेंस को
कंपेयर करा, ठीक है। तो यहां पर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल मतलब कि हम दूसरे फर्म से कंपेयर कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब यहां पे ये होता है इंडस्ट्री, ये यहां पे ये जो वर्ड यूज हुआ इंडस्ट्री, ये मार्केट को रेफर कर रहा है, किसको? मार्केट को रेफर कर रहा है कि पूरे मार्केट में अगर कोई ढंग से काम करता है तो हाँ वो 50% प्रॉफिट जो है अर्न कर सकता है। तो ये एक मार्केट स्टैंडर्ड है, इसके अगेंस्ट में हम जो है क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में जो है हम अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डेराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर रेशियो एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ फ्यूचर में अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। हम प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे, क्या? हम प्रिडिक्शंस, ये प्रिडिक्शंस एक्चुअली, ठीक है, प्रिडिक्शंस करने की कोशिश हम करेंगे। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव, सब आने वाले वीडियोस में। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जो भी अभी मैंने आपको शो करा है पॉज करके उसके नोट्स बना लीजिएगा। ओके।